हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके या फिर जीएस, आप कह सकते हैं इसको, जनरल स्टडीज़ के जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले एक और पार्ट इसका हम देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से जो है आगे के नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन करेंगे और इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। इस टेस्ट में ये देखा जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाते हैं और जिससे आप लोगों की तैयारी खुद ही आप परीक्षण कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करते हुए सारे जो है क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? लेनोस, पंपास, सवाना, स्टेपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है व्यापम के एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है आपके जीएस वाले सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप लोग आंसर देते चलिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्टेपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? तो स्टेपीज, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माओरी जाति का निवासी स्थान कौन सा है? माओरी जाति, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। माओरी जाति जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। जल्दी से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पश्चिमी घाटों में मालाबार तट में स्थित जो माहे है वो किसका भाग है? केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? प्राचीन चट्टानें जो है कहाँ पाई जाती है? अरावली, हिमालय, शिवालिक या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो है प्राचीन चट्टानें यानी कि अरावली जो है पर्वतमाला में प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? मरुस्थल की राजधानी उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर पालामऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लीजिएगा। वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया। मानसून प्रस्फोट किसको कहते हैं? कहने का मतलब वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया, आकाश में बादलों का गलत सघन रूप से आच्छादित होना, मेघाच्छन्न मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होती रहे, या फिर मानसून के समय विद्युत चमकने, बादल गरजने के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा। तो जल्दी बताइए, मानसून प्रस्फोट किसको कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानसून के समय विद्युत चमकने, बादल गरजने के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? किस प्रकार की किस्म जो है भारत में कॉफ़ी की उगाई जाती है? ओल्ड चिक्स, कुर्ग्स, अरेबिका या फिर केंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। अरेबिका प्रकार की जो है कॉफ़ी भारत में अधिकतर मात्रा में उगाई जाती है। सूची, अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा।
तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक की जॉब ऑफर की जा चुकी है, जो कि 9 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर लेन देन क्लब की हायरिंग है, जहाँ पर आपको एज ए बैक एंड डेवलपर एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर 5 से 14 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं पर आपको विंगीफी सॉफ्टवेयर में एज ए सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव 8 से 14 लाख रुपए पर एनएम और एज ए बैकएंड डेवलपर 8 से 18 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक बार टेस्ट देने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट क्लियर करने पर 15 दिन के अंदर 100% गारंटीड जॉब पा सकते हैं। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से जो है कूट दिया गया है सूची 1 और सूची 2 के रूप में। तो एक तरफ जो है आपको जगह के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर वहाँ के उद्योगों से रिलेटेड जो है बातें दी गई हैं। कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला, बरौनी। और दूसरी सूची में है तेल शोधन, रेल डिब्बा, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। यहाँ यानी कि किन जगहों पर किस तरह के उद्योग स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके मेल कर सकते हैं। मैं सही उत्तर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर जो है आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। एक ए का 4, बी का 3 और इसके अलावा सी का 2 और डी का 1। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दचीगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 60। दचीगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपसे जो है अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा सकता है, तो हर एक अभ्यारण्य का आपको पता होना चाहिए किस नाम का अभ्यारण्य किस स्टेट में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने सारे अभ्यारण्य हैं उनके बारे में भी सारे जो है आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में कौन सा अभ्यारण्य आता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दचीगाम अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दचीगाम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में सड़कों की जो टोटल लंबाई है, ठीक है, उसका सर्वाधिक हिस्सा किस प्रांत में जो है आता है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक प्रांत में जो है सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूर दक्षिणी बिंदु कहने का मतलब जो है दक्षिणतम। ठीक है, सबसे दक्षिण में सबसे जो अंतिम जो बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम या फिर ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। काफ़ी बार जो है एग्जामों में, छोटे बड़े एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। तो कई बार ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट दे दिया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि ऑप्शन है आपके स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो बिल्कुल रैपिड फायर ये राउंड है, बिल्कुल जो है रफ्तार से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लोग इसका आंसर देते जाइएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा कर्नाटक या फिर गोदावरी गुजरात। तो यहाँ पर 2 कृष्णा नदी है, एक आंध्र प्रदेश का, एक जो है कर्नाटक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नागार्जुन सागर बांध को कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है? काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती के बारे में पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र में होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है। भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से भारत में सबसे पुरानी पर्वतमालाएं कौन सी हैं? विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। ठीक है, तो भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से जो है अगर देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। तो पर्वतमालाओं के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि हिमालय पर्वतमाला है तो वो नवीनतम जो है पर्वतमालाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जो सबसे ऊंची हैं। हिमालय पर्वतमालाएं अभी सबसे ऊंची हैं, वो सबसे नई वाली हैं जो अभी भी ऊपर की ओर जो है पर्वत बनते कैसे हैं, वो प्लेटों के मुड़ने की वजह से ऊपर जाते जाते हैं। ठीक है, धरती के नीचे से निकलते हुए पर्वत ऊपर जाते हैं और जो घिस कर छोटे हो गए हैं, जैसे विंध्य की बात की जाए, अरावली की बात की जाए, सतपुड़ा की बात की जाए, तो वो जो है हिमालय से भी छोटे हो चुके हैं। क्यों छोटे हो चुके हैं? क्योंकि वो हिमालय से भी पुराने हैं। किसी ज़माने में वो हिमालय जितने बड़े रहे होंगे या उससे भी ऊंचे रहे होंगे और वो अब जो है घिस करके छोटे होते होते हिमालय से छोटे हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? समुद्र में नहीं मिलने वाली नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यमुना नदी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मानसून निवर्तन से अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? मानसून निवर्तन से मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीयों को बर्मा, म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? प्राचीन जो भारतवासी थे उनको म्यांमार, वे जो है म्यांमार को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, यव द्वीप या फिर मलयम मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सुवर्ण भूमि। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे खारापन किस झील में है? ठीक है, सबसे जो है विश्व का सबसे खारापन किस झील में है? किस झील में सबसे ज़्यादा नमकीन है? कौन सा झील? चाट झील, बैकाल झील, वॉन झील या फिर ग्रेट बियर झील। तो यहाँ पर उनके जो है एरिया का भी नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप चाहे ऑप्शन को अच्छे से फिर से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन झील, टर्की का। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चाय की खेती निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वृहद कृषि का, सघन कृषि का, जीविकोपार्जन कृषि का या फिर रोपड़ कृषि का। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ कृषि का उदाहरण है। ठीक है, चाय की खेती जो है रोपड़ कृषि का उदाहरण है। मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि समुद्र तल से समान ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल की जो है समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोनेफ, कंटूर रेखा, आइसोबार या फिर आइसोहेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर रेखा। कंटूर रेखा कहा जाता है मानचित्र में समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? पंपास, सेल्वास, कैंपोस या फिर लानोस। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्वास। सेल्वास कहा जाता है ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को। किस महासागरों में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में जो है द्वीपों की सबसे ज़्यादा संख्या? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में जो है द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? लूनी नदी महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जो है लूनी नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, समदिवारात्रि यानी कि समदिवारात्रि कब होता है? यानी कि दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एवं 22 सितंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन जो है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका के जो है वृक्ष रहित घास के मैदान, यानी खूब बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं जहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर लानोस। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंपास कहा जाता है। मिट्टी का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक और क्रमबद्ध, वो क्या कहलाता है? विश्व रचना विज्ञान, भौतिक भूगोल, मृत्तिका विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्तिका विज्ञान जो है कहा जाता है उसको। आगे बढ़ जाते हैं, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या फिर मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? काफ़ी जो है सिंपल प्रश्न और इम्पोर्टेंट। टाइटन यानी कि बृहस्पति, गनीमेड यानी गनीमेड बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, उपग्रह टाइटन बृहस्पति का उपग्रह, गनीमेड बृहस्पति का उपग्रह, मिरांडा यूरेनस का उपग्रह या फिर ओबेरॉन यूरेनस का उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गनीमेड। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग संविधान वाले पार्ट में। ठीक है, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1947 या फिर 30 जून 1949। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर सारे ऑप्शन को समझते हुए आंसर भी दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के लिए किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भाषा की राजकीय भाषा के रूप में, भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 348 या फिर अनुच्छेद 347। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343। याद रखिएगा 343 अनुच्छेद। इसमें जो है देवनागरी लिपि को जो है हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, राजकीय भाषा के रूप में। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान की उद्देशिका में है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल्य कर्तव्यों में है या फिर 9वीं अनुसूची में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है वो। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं और यहाँ पर सुमेलित करने को कहा जा रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण या और जो है संघ लोक सेवा आयोग, और उनके जो अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सुमेलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, उसके बाद वित्त आयोग का आपका हो जाएगा, वित्त आयोग का हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण का हो जाएगा अनुच्छेद 223। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण का अनुच्छेद 223 हो जाएगा, और जो बच जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक क्या नहीं है? आयु। इस तरह के प्रश्न जो है व्यापम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको 6-7 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में दे दिया जाएगा इनमें से कौन सा सही है राष्ट्रपति के उम्मीदवार से संबंधित। तो ऑप्शन में आपके 1, 3, 5, 7 और ऑप्शन बी में 1, 2, 3 इस तरह से जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक है। उसी तरह अलग अलग पदों के लिए आपको पता होनी चाहिए। क्या आवश्यक नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने योग्य रखता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, ये जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, इन चारों में से कौन सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है
यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहने पर सदन विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन तक बिना जो है सूचित के अनुपस्थित रहने पर उसकी जो है सदस्यता समाप्त की जा सकती है। किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? यानी सभापति है, वहाँ का सभापति है, लेकिन वहाँ का सदस्य उसको नहीं माना जाता है। किस सभा का? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का विषय। शिक्षा का विषय संघीय सूची में है, राज्य सूची में है, संवर्ती सूची में है या फिर अवशिष्ट विषयों में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। यानी कि जो संघीय और राज्य दोनों के जो है दोनों मिलकर इसमें कानून बनाते हैं, उसको जो है संवर्ती सूची कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूची 1 और 2 को जो है आपको सुमेलित करना है। स्थापना का वर्ष दिया गया है इस तरफ, और इस तरफ जो है राज्यों के नाम दिए गए हैं 1960, 62, 75, 87, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है, 1960 ये हो जाएगा महाराष्ट्र, 1962 ये हो जाएगा नागालैंड, और 1975 ये हो जाएगा सिक्किम, और 1987 ये हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन साबरमती में, वर्धा में, नागौर में या फिर सीकर में? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागौर में। निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। निम्नलिखित विधेयकों में से यानी किस विधेयक का जो है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधक। जो संशोधन के लिए जो विधेयक पारित होता है वो दोनों सदनों में अलग अलग रूप से जो है बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ऑप्शन है 1856, 1956, 1957, 1960। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1956। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों के निर्वाचन में 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष होना जरूरी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 20, 21, 22 या फिर 23? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था? कब जो है संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण सभा के द्वारा जो है संविधान का काम पूरा करके? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 24 जनवरी 1950? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी रखा गया है? प्रश्न एक बार फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन 71वां, 42वां, 73वां यानी फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जामों में इसको पूछा जाता है, किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 98। तो इसको मौलिक अधिकारों को, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को, संविधान की प्रस्तावना को या फिर अनुसूचियों को? तो इसको रट लीजिए अगर आप लोगों ने इस तरह के प्रश्न पहले नहीं देखे हैं तो 98 इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जा सकता है? संचित निधि से धन का व्यय
किस माध्यम से किया जा सकता है? संसद की अनुमति से, योजना आयोग की अनुमति से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुमति से, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद की अनुमति से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट प्रश्न, 100वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 जून 1950, 15 मार्च 1950 या फिर 15 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखे और टोटल हम लोग के जो है 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर सारे आपको वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।